ए बारह टोटी जा रहा है। मैं जोर से चिल्ला रहा था। चल एक सवारी बारह टोटी सदर कुतुब रोड। तांगे में 5 सवारियां बैठी हुई थी और मैं छठी सवारी के लिए अन्य तांगे वालों से ज़्यादा ऊंची आवाज़ से चिल्ला रहा था। तांगा चांदनी चौक में घंटे वाले शाही हलवाई की दुकान के सामने खड़ा था, लेकिन मेरी निगाहें फव्वारे और दरीबे के मोड़ तक बारह टूटी सदर की संभावित सवारी को टटोल रही थी। मुझे दिल्ली में तांगा चलाते हुए अभी मुश्किल से 6 महीने हुए थे, लेकिन सवारी पहचानने का मुझे अच्छा तजुर्बा हो गया था। मैं हमेशा फवारा बाराटूटी चौक के रूट पर ही तांगा चलाता था, इसलिए फतेहपुरी, खारी बाली, मोरी गेट, कुतुब रोड या बाराटूटी चौक उतरने वाली कई सवारियों की तो मुझे पक्की पहचान हो गई थी। उसी क्षण मुझे अन्नपूर्णा की दिशा से सड़क पार करके आती हुई सुंदर महिला दिखाई दी। उस महिला के पीछे एक झिल्ली वाला बड़ा सा बंडल उठाया चला आ रहा था। मैं उस महिला को पहचानता था। वह महिला बाराटूटी चौक के पास कहीं रहती थी और पहले भी कई बार मेरे तांगे में बैठ चुकी थी। इधर आ जाओ बेबी जी, मैं पूर्वतः अन्य तांगों वालों से ऊंची आवाज में चिल्लाया। बस तैयार खड़ा हूँ, एक ही सवारी चाहिए। महिला एक क्षण हिचकिचाई। उसने एक उड़ती निगाह मछली की तरह सवारी फंसाने को तत्पर अन्य तांगे वालों पर डाली और फिर बड़े निर्णयात्मक ढंग से मेरे तांगे की ओर बढ़ी। बाराटूटी, वह आदतन बोली। हाँ जी, बैठो बीबी जी, बस चल रहा हूँ, मैं बोला। कितने पैसे? वही 50 पैसे, आपसे कोई ज़्यादा थोड़े ही लेने हैं। महिला ने झिल्ली वाले को संकेत किया। झिल्ली वाले ने बंडल तांगे में रख दिया। महिला ने झिल्ली वाले को पैसे दिए और स्वयं पिछली सीट पर अन्य 2 सवारियों के साथ बंडल पर पैर रखकर बैठ गई। मैंने तांगा आगे बढ़ाया। भीड़ में रास्ता बनाता हुआ घोड़ा अलसाया ढंग से आगे बढ़ा। मैंने एक उड़ती निगाहें तांगे के पीछे सीट पर बैठी सवारियों पर डाली। मैले से बुर्के पहने 2 मुसलमानियों के साथ बैठी वह कटे बालों वाली महिला कितनी आकर्षक लग रही थी। महिला के चेहरे पर अधिकतर भाग उसके कटे हुए घने बालों से ढका हुआ था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर खूबसूरती और जवानी की चमक छुपाए नहीं छुप रही थी। धन करतार, मेरे मुंह से एक गहरी सांस निकली। मैंने महिला की ओर से निगाहें फेर लिया और खामखा घोड़े को एक चाबुक जमा दिया। घोड़ा यूं हिनहिनाया जैसे उसे मेरे उस अप्रत्याशित व्यवहार पर सख्त हैरानी हो रही हो। मैंने धीरे से घोड़े के मुट्ठे को थपथपाया, बिल्कुल यूं जैसे मैं उससे क्षमा याचना कर रहा हूँ। घोड़ा मेरे दुलार भरे स्पर्श को अच्छी तरह पहचानता था। वह मंथर गति से मंजिल की ओर बढ़ गया। मैंने चाबुक तांगे की कैनवस की छत में खोस दिया। मेरे बाएं हाथ में घोड़े की लगाम थी। दाएं हाथ से मैंने सरक कर नाक की फुंगी पर पहुंच गया हुआ मटमैले से शीशे वाला चश्मा उतारा और उसी हाथ को अपनी आंखों और 3-4 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी पर फेरा। मेरा बढ़िया चश्मा मेरे गांधीनगर स्थित एक कमरे के घर में सूटकेस में बंद था। अपना वर्तमान 15 रुपए का मामूली सा चश्मा मैंने विशेष रूप से अपने तांगे वाले के वर्तमान व्यक्तित्व के साथ मुनासिब तालमेल बिठाने के लिए बनवाया था। तकदीर कदम कदम पर दगा दे रही थी। छोटी से छोटी बात भी मेरे बहुरूप की पोल खोलकर हकीकत का पर्दाफाश कर सकती थी। लोग आसमान से गिरकर खजूर में अटकते हैं, मैं खजूर में भी नहीं अटका और जमीन पर भी नहीं पहुंचा। मुकद्दर ने ऐसी मार मारी थी कि मेरी हालत गली के एक आवारागर्द कुत्ते से बदतर हो गई थी। जो कुछ मुझ पर गुजरी थी, यह गुजर रही थी, उसे मैं वाहे गुरु की मर्जी समझकर कबूल कर चुका था। लेकिन फिर जब मुझे अपनी इलाहाबाद में गुजरी जिंदगी याद आ जाती थी तो मेरी आंखें भर आती थी और कलेजा फटने लगता था। वह सब क्यों हुआ? सिर्फ एक औरत की बेवफाई की वजह से? तांगे में बैठे कटे बालों वाली महिला को देखकर मुझे जिसकी याद आ गई थी, वह औरत सुरजीत थी। सुरजीत मेरी बीवी थी। गुरु ग्रंथ साहब के बाद अगर मैं इस दुनिया में किसी अन्य चीज़ की पूजा करता था तो वह सुरजीत थी। लेकिन उस बेवफा और हरजाई औरत ने मेरे प्यार की यह कदर की कि उसने मुझे गबन के झूठे इल्ज़ाम में जेल भिजवा दिया। क्यों? क्योंकि वह एरिक जॉनसन नामक उस कंपनी के मैनेजर से मोहब्बत का खेल खेल रही थी जिसमें कि मैं असिस्टेंट अकाउंटेंट था।
मैनेजर जो रुपया खुद हड़प कर मुझ पर 50,000 की रकम के गबन का इल्ज़ाम लगाया था, उसमें ट्रेजेडी यह थी कि मुझे 100% फंसवाने के लिए मेरी बीवी ने भी मेरे खिलाफ गवाही दी थी। सुरजीत नाम की उस हरजाई और बेवफा औरत की वजह से, जो कि कभी मेरी बीवी थी, आज मैं नाली के कीड़े जैसा गलीज आदमी बना हुआ था। इलाहाबाद के सुख और सुविधा की ज़िंदगी एक सपना बनकर रह गई थी। मैं फर्स्ट डिवीज़न में बीकॉम LLB पास था, लेकिन पुलिस की निगाहों से बचा रहने के लिए तांगा चलाने जैसा काम कर रहा था, जिसके द्वारा मैं बड़ी मुश्किल से 2 जून पेट भर पानी का सामान मुहैया कर पाता था। मैं इश्तिहारी मुजरिम था। जरा रोकना भाई। मैंने तांगा रोका। 2 सवारियां मोरी गेट उतर गई। मैंने तांगा आगे बढ़ा दिया। हर क्षण दिमाग में यह ख्याल हथौड़े की तरह बजता रहता था कि आखिर इस प्रकार कब तक जिंदगी गुजर पाएगी। कभी लोहार की एक पड़ गई तो फांसी के तख्ते पर पहुंचकर ही होश आएगा। पुलिस से आंख मिचौली शुरू होने के बाद अगर मैं पहली ही बार इलाहाबाद या बम्बई में गिरफ्तार हो जाता तो मैं शायद केवल 1-1.5 साल की सज़ा पाकर छूट जाता और सस्ता छूट जाता। दूसरी बार बम्बई या मद्रास में पकड़ा जाता तो उम्र कैद से कम में खलासी ना होती। इस बार पकड़ा गया तो फांसी की सज़ा मुझे इसलिए मिलेगी क्योंकि इससे ज़्यादा सख्त सज़ा मुमकिन नहीं थी। दिल्ली मैं इसलिए आया था क्योंकि मद्रास के बाद मुझे कहीं तो जाना ही था और किसी छोटी जगह के मुकाबले में महानगर में मुझे ज़्यादा सुरक्षित मालूम होते थे। दिल्ली की 40 लाख से ज़्यादा की आबादी में एक मामूली तांगे वाले की ओर ध्यान देने की किसे फुर्सत थी। और फिर इस बात की कौन कल्पना कर सकता था कि इलाहाबाद की जेल से फरार गबन का अपराधी, बम्बई की एक धनाढ़य महिला का हत्यारा, मद्रास का बैंक लूटने वाला दिल्ली में घोड़ा तांगा चलाने जैसा हकीर काम कर रहा होगा। वाहेगुरु सच्चे पातशाह, मैं असहाय स्वर में बुदबुदाया और मैंने कुतुब रोड चौक पर तांगा रोका। कटे बालों वाली महिला के अतिरिक्त सभी सवारियां वहां उतर गईं। मैं तांगा आगे बढ़ाया। एक बार मेरी निगाहें महिला से मिली। वह विचित्र सी निगाहों से मेरी ओर देख रही थी। निगाहें मिलते ही वह दूसरी ओर देखने लगी। मैं बचपन से चिराग तले अंधेरा वाली कहावत सुनता आ रहा था। क्या यही बात इस कहावत को चरितार्थ नहीं करती थी कि मैं जब से तांगा चला रहा था, मैं गुरुद्वारा शीशगंज की बगल में स्थित कोतवाली के सामने से, यानी कि एन पुलिस की नाक के नीचे से तांगे में सवारियां बैठाता रहा था। मैंने तांगा 12 टूटी चौक में ला खड़ा किया। लो जी बीबी जी, मैं महिला की ओर देखता हुआ बोला। तांगे वालों का व्यवसाय सुलभ रुखपान और घरघराहट मेरी आवाज़ में इस हद तक आ गए थे कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मैं एक उच्च शिक्षक प्राप्त युवक था। राह चलते लोगों के साथ गाली गलौज और अपने घोड़े की माँ बहनों के साथ अवैध संबंधों की घोषणा तो मैं अनजाने में ही करता रहता था। वहीं माँ बहन की गालियाँ अब मेरी जुबान से निकलनी बातों में आम पिरोई रहती थी, जिन्हें इलाहाबाद के दिनों में सुन लेने भर से मुझे ऐसा लगता था जैसे किसी ने मेरे कान में दहकती हुई सलाख घुसेड़ दी हो। वक्त की बात है, तब मैं सभ्यता, शालीनता और शराफत का पुतला था। अब मैं एक सजाफायात और फरार मुजरिम और तीसरे दर्जे के लोगों का संगी साथी था। महिला तांगे से उतरी और आशापूर्ण नेत्रों से इधर उधर देखने लगी। शायद उसे किसी झिल्ली वाले की तलाश थी। स्टेशन, कौड़ी, पुल, फावड़ा, मैं आदतन उच्च स्वर में बोला। झिल्ली वाला कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने एक उड़ती सी निगाह बंडल पर डाली। बंडल काफी भारी मालूम हो रहा था। महिला अब वकील दिखाई देने लगी थी। बंडल खुद उठाना उसके बस की बात नहीं थी। मेरी फिर उससे निगाहें मिली। सुनो, एक वह व्यग्र स्वर में बोली। मैंने तेलीवाड़े के शुरू में ही जाना है। तुम ही मुझे वहां तक छोड़ आओ, मैं तुम्हें 4 आने और दे दूंगी। लेकिन चलो 50 पैसे ही सही, पूरा 1 रुपया हो जाएगा। मुझ पर मेहरबानी करो, मुझे झिल्ली वाला नहीं मिल रहा है। अच्छा,
मैं अनिच्छापूर्ण स्वर में बोला। बैठो। थैंक यू। महिला कृतज्ञतापूर्ण स्वर से बोली। जी। मैंने कहा, शुक्रिया, मेहरबानी, नवाजिश। ओह, बैठो जी। महिला बैठ गई। मैंने तांगा आगे बढ़ा दिया। तेलीवाड़ी में एक बड़े से दरवाजे वाले मकान के सामने उसने मुझे तांगा रोकने के लिए कहा। मैंने तांगा एकदम दरवाजे के साथ लगाकर खड़ा कर दिया। महिला नीचे उतरी। उसने पहले मुझे 1 रुपए का नोट थमाया और फिर बंडल उठाने की कोशिश करने लगी। बंडल उठाना वाकई उसके बस की बात नहीं थी। उसकी कोशिशों से बंडल ने केवल एक करवट ही बदली। वह मेरे तांगे से अलग नहीं हुआ। उसने असहाय भाव से मेरी ओर देखा। मैं उसकी निगाहों का मुख निवेदन समझ गया। मैं तांगे से उतरा। मैंने बंडल अपनी बाहों में उठा लिया। थैंक यू वेरी मच, वह हर्षित स्वर में बोली। मेरा मतलब है बहुत बहुत शुक्रिया। तुम बहुत भले आदमी हो। महिला लपक कर दरवाजे के आगे की 2 सीढ़ियां चढ़ गई। उसने चौखट में लगी घंटी का बटन दबाया। लगभग फौरन दरवाज़ा खुल गया। मैं बंडल लिए आगे बढ़ा। चौखट से भीतर कदम रखते ही मैं एकाएक यूं थम कर खड़ा हो गया जैसे मुझे लकवा मार गया। मेरे नेत्र फैल गए और निचला जबड़ा लटक गया। बंडल मेरे हाथों से छूटते छूटते बचा। मेरे सामने एक क्रूर चेहरे वाला हिस्ट पुष्ट आदमी खड़ा था। उसने ऊपर के होठों पर कोरों से नीचे झुकी हुई माचू टाइप मूछें थी और वह बेदाग सफ़ेद कमीज और सफ़ेद पतलून पहने हुए था। उसके हाथ में एक रिवॉल्वर थी जिसकी नाल का रुख मेरी छाती की ओर था। महिला मेरे पीछे से हटकर रिवॉल्वर वाले की बगल में जा खड़ी हुई। वह उस समय न असहाय दिखाई दे रही थी और न कृतज्ञ। अब उसके होठों पर एक कुटिल मुस्कुराहट खेल रही थी। बंडल फर्श पर रख दो और आगे बढ़ो, रिवॉल्वर वाला कठोर स्वर में बोला। लेकिन साहब, मैं गरीब आदमी हूँ। मैं बेहद गरीब तांगे वाला हूँ। मुझे मालूम है, जो कहा गया है वह करो। मैंने आज्ञा का पालन किया। रिवॉल्वर वाले ने पाँव की ठोकर से दरवाज़ा बंद कर दिया। आगे बढ़ो, आदेश मिला। मैं एक गलियारे में आगे बढ़ा। सिरे पर एक दरवाज़ा था। मुझे आदेश मिला कि मैं वह दरवाज़ा खोलकर प्रविष्ट हो जाऊं। मैंने ऐसा ही किया। वह एक सजा सजाया ड्राइंग रूम था। फर्श पर कीमती कालीन बिछा हुआ था। बैठने के लिए बहुत उम्दा गद्देदार सोफ़ा सेट था। कोने में टेलीविज़न पड़ा था। जिस दरवाजे से मैं भीतर प्रविष्ट हुआ था उस पर एक अन्य दरवाजे और एक खिड़की पर भारी रेशमी पर्दे पड़े हुए थे। बैठो, रिवॉल्वर वाला बोला। मैं झिझका और असमंजसपूर्ण नेत्रों से कभी रिवॉल्वर वाले की ओर और कभी महिला की ओर देखने लगा। इसे अपना ही घर समझो। सुरेंद्र सिंह, महिला मधुर स्वर में बोली। आराम से सोफे पर बैठो। सुरेंद्र सिंह? मेरे कानों में खतरे की घंटियां बजने लगी। मुझे बड़े भयंकर तूफान के आगमन का आसार दिखाई देने लगे। कौन सुरेंद्र सिंह? मैं असमंजस पूर्ण स्वर से बोला। अब बनने से कोई फायदा नहीं होगा। सुरेंद्र सिंह सोहल, रिवॉल्वर वाला कर्कश स्वर में बोला। तुम्हारी हकीकत हम पर खुल चुकी है। ओह डार्लिंग, महिला सख्त शिकायत भरे स्वर से बोली। माइंड योर लैंग्वेज। तुम क्या सचमुच किसी तांगे वाले से बात कर रहे हो? रिवॉल्वर वाला चुप हो गया। फिर धीरे धीरे उसके चेहरे से कठोरता गायब हो गई। उसने रिवॉल्वर अपनी पतलून की पीछे जेब में खोस ली। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे यूं संभालकर एक सोफे पर बैठाया जैसे मैं मामूली सी ठेस लगने से टूट जाने वाला कोई नाजुक चीज़ था। वह स्वयं मेरी बगल में बैठ गया। महिला हम दोनों के सामने बैठ गई। मैंने अपनी आंखों से चश्मा उतारा और फिर बड़े नर्वस ढंग से उसी हाथ की पीठ अपनी आंखों पर फिराई। चश्मा मैंने फिर अपनी नाक पर टिका दिया। यह आदत छोड़ दो, महिला बोली। यह भी तुम्हारी बड़ी पेटेंट पहचान है। कैसी आदत? यही एक हाथ से आंखों से चश्मा उतारकर उसी हाथ की पीठ आंखों पर फेरने की आदत।
किसी पुलिस वाले को तुम्हारी यह आदत याद आ गई तो वह तुम्हारी सूरत की परवाह किए बिना वहीं धर दबोचेगा। वह ठीक कर रही थी, लेकिन प्रत्यक्षता मैं अनजान बनता हुआ बोला, आप क्या कह रही हैं बीवी जी? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा नाम रश्मि है, वह बोली, और बंदे को अजीत कहते हैं। रिवॉल्वर वाला बोला। तुम किस नाम से पुकारा जाना पसंद करोगे? रश्मि बोली। क्या कहकर बुलाया जाए तुम्हें? सुरेंद्र सिंह सोहल इलाहाबाद वाला, विमल कुमार खन्ना बम्बई वाला, या गिरीश माथुर मद्रास वाला, या दिल्ली में कोई और नाम है तुम्हारा? बीबी जी, मेरा नाम बनवारी लाल है। मैं एक निहायत मामूली तांगे वाला हूँ। तुम्हारी सब बातें कबूल। तुम बनवारी लाल भी हो, मामूली भी हो, तांगे वाले भी हो, लेकिन साथ ही वह सब कुछ भी हो जो मैंने तुम्हें कहा है। बीवी जी, आप क्या पहेलियां बुझा रही हैं? अब छोड़ो यह पाखंड, अजीत बेसब्रेपन से बोला। तुम्हारे से संबंधित कोई ऐसी बात नहीं जिसे हम नहीं जानते। तुम एक हौसलामंद अपराधी हो और जिंदगी में तुमने जितने भी हाथ मारे हैं बहुत खतरनाक और तगड़े मारे हैं। इसलिए अब तुम्हारी हमारी बहुत तगड़ी पटने वाली है। बम्बई में सर गोकुल दास की नौजवान बीबी से मिलकर उसकी बेशुमार दौलत पर हाथ साफ करने की कोशिश करना कोई छोटी मोटी बात नहीं। मद्रास में अन्ना स्टेडियम पर डाका डालकर 70 लाख रुपए ले उड़ना तो बहुत ही दिल गुर्दे का काम है। हालांकि मैं यह समझ पाने में पूर्णतः असमर्थ हूँ कि इतने दिल गुर्दे वाले अपराधी आजकल एक मामूली तांगे वाला क्यों बना हुआ है। साहब, मैं फिर गिड़गिड़ाता हुआ बोला, आपको गलत फहमी हुई है। मैं वह आदमी नहीं जो आप मुझे समझ रहे हैं। मैं एक मामूली तांगे वाला हूँ और बेहद गरीब आदमी हूँ। बाहर खड़ा घोड़ा तांगा तक मेरा नहीं है, किसी से किराए पर लिया हुआ है। बड़ी मुश्किल से अपना पेट भर पाता हूँ। हुजूर, चाहे तो आप अड्डे पर जाकर जिससे मर्जी पूछ लीजिए। गांधीनगर के बनवारी लाल तांगे वाले को हर कोई जानता है। जिसकी आप बात कर रहे हैं वह जरूर कोई मेरा हमशक्ल होगा। माए बाप, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरा किसी चोरी डकैती से कोई वास्ता नहीं। अजित की कठोर निगाहें मेरे चेहरे से नहीं हटी। मैंने दीनहीन मुद्रा बनाए उसकी बगल में बैठा रहा। मेरा हाथ आदतन चश्मे की ओर बढ़ा, लेकिन मैंने उसे आधे रास्ते से ही वापस खींच लिया। अजित तनिक विचलित दिखाई देने लगा। उसने उलझनपूर्ण निगाहों से रश्मि की ओर देखा। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, रश्मि निश्चयपूर्ण स्वर से बोली। यह वही आदमी है। मैं 1 महीने से इसको चेक कर रही हूँ। अजित फिर अस्वस्थ दिखाई देने लगा। तुम यह नाटक करना बंद नहीं करोगे? रश्मि कठोर स्वर में बोली। क्यों मजाक करती हो बीबी जी? मैं गिड़गिड़ाया। मैं आपको सुरेंद्र सिंह दिखाई देता हूँ? मैं तो आपकी मदद की खातिर आपका बंडल उठाकर यहाँ तक लाया और आपने मुझे इस मुसीबत में फंसा दिया। बीवी जी, भगवान कसम। मैं चुप हो गया। बीवी जी मेरी बात नहीं सुन रही थी। वह अपने स्थान से उठकर कोने में स्थित एक अलमारी की ओर बढ़ रही थी। मेरी व्याकुल निगाहें चारों ओर घूम गई। भाग निकलने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अजित अभी भी रिवॉल्वर लिए मेरी बगल में बैठा था। रिवॉल्वर उसके हाथ में नहीं थी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह हट्टा कट्टा तंदुरुस्त नौजवान था। उसका एकाध ही वजनिया हाथ मुझे निष्क्रिय कर देने के लिए काफ़ी था। रश्मि अलमारी में से एक फाइल निकाल लाई। उसने फाइल मेरी गोद में उछाल दी और बोली, इसे देखो। लेकिन बीवी जी, मैंने प्रतिवाद करना चाहा। इसे देखो, उसने अपनी बात दोहराई। तीव्र अनिच्छा का प्रदर्शन करते हुए मैंने फाइल खोली। पहले ही पृष्ठ पर एक अखबार की कटिंग लगी हुई थी। उस कटिंग में 3-3 की कतार में 12 आदमियों की तस्वीरें छपी थी। ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, फरार। सब तस्वीरों के नीचे नाम छपे हुए थे। सबसे ऊपर की कतार में बीच की तस्वीर एक नौजवान सिख की थी, जिसके नीचे नाम लिखा हुआ था सुरेंद्र सिंह सोहल। वह मैं था। नीचे विस्तृत समाचार छपा हुआ था। समाचार पढ़ने की मुझे ज़रूरत नहीं थी।
मुझे मालूम था उसमें क्या लिखा था। वह समाचार मेरी उस बुनियादी बेवकूफ़ी का दस्तावेज था जिसकी वजह से मैं आज दर दर की ठोकरें खा रहा था। मेरी 1.5 साल की सज़ा में केवल 4 महीने बाकी रह गए थे, तो एक दिन जेल में आग लग गई थी। आग से मची आपाधापी में कई कैदियों को भाग निकलने का मौका मिल गया था। अन्य कैदियों के साथ बिना सोचे समझे मैं भी निकला था, जबकि और कैदियों की कई कई सालों की सज़ा बाकी थी और मैंने केवल 4 महीने और काटने थे। बाद में लगभग सभी फरार कैदी पकड़े गए थे, लेकिन मैं नहीं पकड़ा गया था, क्योंकि मैंने अपनी दाढ़ी मूछें सिर के बाल कटवा लिए थे और इलाहाबाद से भागकर बम्बई पहुंच गया था। और उसके बाद तकदीर मुझसे अपराध और करवाती चली गई। मैंने जल्दी जल्दी सफ़े पलटे। सारी फाइल में मेरा ही कच्चा चिट्ठा था। बम्बई के टाइम्स ऑफ इंडिया और मद्रास के दिनाथांथी में छपी मेरी तस्वीरों की कटिंग भी उसमें थी। बम्बई में लेडी शांता दास की हत्या, मद्रास में अन्ना स्टेडियम की डकैती। मैं खामखा फाइल के सफ़े पलट रहा था। फाइल पर केवल मेरी निगाहें पड़ रही थी। दिमाग मेरा यह सोचने में व्यस्त था कि क्या मैं इन दोनों को यह विश्वास दिलाने में कामयाब हो सकता था कि मैं वह आदमी नहीं जिसकी फाइल वे मुझे दिखा रहे थे। मैं बनवारी लाल तांगे वाले का बहुरूप जारी रखूं या अपनी हकीकत कबूल करके उनसे पूछूं कि वे मुझसे क्या चाहते थे। अंत में मैंने निर्णायक ढंग से फाइल बंद की और उसे मेज पर उछाल दिया। अब क्या कहते हो? सुरेंद्र सिंह रश्मि आशापूर्ण स्वर से बोली। मैंने अपनी आंखों से चश्मा उतारा, उसे उसी हाथ की पीठ अपनी आंखों पर फिराई और फिर बड़े इत्मीनान से चश्मा अपनी नाक पर टिका लिया। मैंने क्या कहना है? मैं शांति से बोला। आप बताएं, आप बताइए, आप क्या कहते हैं? हम तो अपनी कहेंगे ही। रश्मि के चेहरे से भी उद्विग्नता के भाव उड़ गए। पहले यह तो कबूल करो कि तुम सुरेंद्र सिंह सोहल ही हो। मैंने एक उड़ती निगाह अपनी बगल में बैठे अजीत पर डाली और बोला, अगर मैं बनवारी लाल तांगे वाला हूँ हुजूर, मैं बनवारी लाल तांगे वाला हूँ, माँ बाप की ही रट लगाता रहूँ तो आप लोग क्या करेंगे? सुरेंद्र सिंह साहब, उत्तर अजीत ने दिया, यह मत भूलो, सारे देश की पुलिस को आज भी तुम्हारी बड़ी सरगर्मी से तलाश है। तुम्हारी गिरफ्तारी पर इनाम की घोषणा की जा चुकी है। तुम आज तक बचे हुए हो केवल इसलिए कि पुलिस को तुम्हारे बिना दाढ़ी मूछ और पगड़ी वाले हुलिये की जानकारी नहीं है। मैं अधिक देर तुम्हारी बनवारी लाल तांगे वाले रट नहीं सुनूंगा। तुमने फिर यही बात दोहराई तो मैं अभी तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा और इनाम की रकम हासिल कर लूँगा। मैं चुप रहा। इसके विपरीत वह कहता रहा, अगर तुम अपनी हकीकत कबूल कर लोगे और हमें सहयोग देना स्वीकार कर लोगे तो हम सबका फ़ायदा होगा। मेरा क्या फ़ायदा होगा? मैं बोला, यानी कि तुम कबूल करते हो कि तुम सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल हो? आप मुझे विमल के नाम से पुकारे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वेरी गुड, अजित बोला और उसने बड़ी गर्मजोशी से मुझ से दोबारा हाथ मिलाया। रश्मि भी मुस्कुरा रही थी। मेरे दिमाग में एक स्कीम है, अजित बोला, जिस पर काम करके हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कम से कम 40 लाख रुपए पर हाथ साफ कर सकते हैं। मैं इस खतरनाक काम में किसी अरे गहरे नौसिखिए आदमी को शामिल नहीं करना चाहता था। कोई मुनासिब चौथा आदमी मिल नहीं रहा था, इसलिए मैं इसे कार्यरूप में परिणति नहीं कर सकता। पता नहीं कैसे रश्मि तुम्हें पहचान गई और फिर इसी ने मुझे तुम्हारा नाम सुझाया। तुम 100% हमारे काम के आदमी हो। मुझे रश्मि की बात जच गई और आज यह तुम्हें बंडल के बहाने यहाँ तक ले आई। बाकी 3 आदमी कौन हैं? मैं और रश्मि तो तुम्हारे सामने ही बैठे हैं। तीसरा आदमी नासिर खान नाम का मेरा एक दोस्त है। वह अभी आता ही होगा। आज ही तुम्हारी उससे मुलाकात करवा दी जाएगी। और चौथे तुम हो। मुझे यह कहने में कोई झिझक या शर्म महसूस नहीं हो रही है कि इस अभियान में हम तुम्हारे सबसे ज़्यादा करआमद आदमी सिद्ध होने की आशा कर रहे हैं। क्यों? कैसे? क्योंकि तुम्हें ऐसे कामों का तजुर्बा है। मैंने सुना है कि मद्रास के अन्ना स्टेडियम की डकैती की योजना के पीछे दिमाग तुम्हारा ही था। गलत सुना है तुमने।
वह सारा किया धरा जयशंकर नाम के एक आदमी का था। मैं, वीरप्पा, अब्राहम और सदाशिवराव नाम के 3 अन्य आदमी तो केवल उसके हाथों की कठपुतली साबित हुए थे। वह तो हम सबको छोड़कर स्वयं लूट का सारा माल लेकर खिसक गया था। उसी की वजह से वीरप्पा, अब्राहम और सदाशिवराव की जाने गई थी। मेरी तो तकदीर ही अच्छी थी जो मैं बच गया था। मैं बहस में नहीं पड़ना चाहता। मुझे नहीं मालूम वास्तव में क्या हुआ था। मैं इतना जानता हूँ कि उस डकैती से संबंधित 3 आदमी मारे गए थे, एक लूट के माल के साथ गिरफ्तार हो गया था और इकलौते तुम थे जो पुलिस के चंगुल से निकल भागने में कामयाब हो गए थे। मैं इसे बहुत समझदारी और तजुर्बे का काम मानता हूँ। और रश्मि बोली, सर, गोकुल दास की नौजवान बीबी का खून करके पुलिस के घेरे से भाग निकलना भी कोई मामूली काम नहीं था। जो काम मैंने मरता क्या ना करता के अंदाज से किए थे, उन्हें वे लोग मेरी बहादुरी में शुमार कर रहे थे। लेडी शांता गोकुल दास का खून मैंने इसलिए किया था क्योंकि वह सर गोकुल दास का खून करने वाली थी और उनकी पहली पत्नी की निशानी उनकी इकलौती बेटी माधुरी को एक बदमाश के बलात्कार का शिकार बनवाने वाली थी। मैं अपनी ओर से किसी की भलाई कर रहा था, लेकिन किसी की भलाई करते करते मैं अपना सर्वनाश कर बैठा था। मद्रास में मैं जयशंकर के चंगुल में इसलिए फंसा था क्योंकि उसका चमचा वीरप्पा मुझे पहचान गया था। जयशंकर ने भी इन्हीं लोगों की तरह मुझे गिरफ्तार करवा देने की धमकी देकर मुझे अन्ना स्टेडियम की डकैती में शरीक कर लिया था। अगर आप लोग प्रत्यक्षता, मैं बोला, मुझे कोई हिम्मत और पेशेवर मुजरी समझकर मेरा कोई उपयोग सोच रहे हैं तो आपको सख्त मायूसी होगी। क्या मतलब? मैं ना हिम्मती हूँ और ना पेशेवर मुजरिम हूँ। अजित यूं हंसा जैसे उसने भारी मजाक की बात सुन ली हो। उसी क्षण इमारत में कहीं कॉलबेल बजी। अजित ने रश्मि को संकेत किया। रश्मि उठकर बाहर चली गई। जब वह वापस लौटी तो उसके साथ एक लगभग 30 साल का खूबसूरत नौजवान था, नासिर खान। रश्मि घोषणा सी करती हुई बोली, और नासिर, यह है सुरेंद्र सिंह सोहल उर्फ विमल कुमार खन्ना उर्फ गिरीश माथुर उर्फ बनवारी लाल। विमल, मैं बोला। हाँ विमल, रश्मि बोली, बड़ी करामाती चीज़ है। ये है वो साहब? नासिर खान अविश्वासपूर्ण निगाहों से मुझे सिर से पांव तक घूरता हुआ बोला। इनके मौजूदा लिबास और रंग ढंग पर मत जाओ, अजित बोला। इनका यह हुलिया ही यह साबित करने के लिए काफ़ी है कि यह कितनी गहरी चीज़ है। नासिर खान अस्वस्थ दिखाई देने लगा। फिर उसने बड़ी गर्मजोशी के साथ मुझसे हाथ मिलाया। जो योजना हमने तैयार की है, अजित बोला, उसमें नासिर खान की मदद के बिना कुछ भी कर पाना संभव नहीं है। बैंक का ढोया गया रुपया उड़ाने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम खुद ढेरों रुपया खर्च करें, और रुपया हम में से सिर्फ नासिर खान ही मुहैया करा सकता है। रुपया क्यों चाहिए? मैंने तनिक उत्सुक स्वर में पूछा। धीरे धीरे सब समझ जाओगे। मोटे तौर पर इतना जान लो कि 2 तो गाड़ियां ही खरीदी गई हैं, एक एम्बेसडर और एक जीप। फिर मुलाकातों के लिए यह जगह भी मुनासिब नहीं है। मैंने सुंदर नगर में एक फ्लैट देखा है जिसके साथ गैरेज भी उपलब्ध है। 1500 रुपये महीना किराया है। हमें वह फ्लैट लेना होगा। यह 45 कैलिबर की वेबले एंड स्टॉक रिवॉल्वर जो तुम देख रहे हो, यह भी नासिर लाया है, और अभी कम से कम 2 पिस्तौल हमें और चाहिए, रश्मि बोली। उसका इंतजाम भी मैं कर आया हूँ, नासिर बोला। किस्सा क्या है? मैंने पूछा। मोटे तौर पर किस्सा यह है कि हम बैंक की एक मोटी रकम लूटने की योजना बना रहे हैं, जवाब रश्मि ने दिया। जो काम तुम मद्रास में अन्ना स्टेडियम में कर चुके हो उसमें और इसमें फ़र्क यह है कि तुम लोगों ने स्टेडियम का रुपया स्टेडियम की चारदीवारी में से उड़ाया था, और हम यही काम दिन दहाड़े खुली सड़क पर करने वाले हैं। क्या मतलब? रश्मि एक क्षण हिचकिचाई और फिर बोली, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एक गाड़ी सप्ताह में 3-4 बार अपनी चांदनी चौक ब्रांच से पार्लियामेंट स्ट्रीट में स्थित रिजर्व बैंक तक रुपया लेकर जाती है। गाड़ी हमेशा दरियागंज, आसिफ अली रोड
मिंटो रोड और कनॉट प्लेस होती हुई जाती है। आज तक उसका रूट नहीं बदला। अगर गाड़ी दिल्ली गेट से दाएं घूमने के स्थान पर सीधी ITO होर्डिंग ब्रिज और सिकंदरा रोड का रास्ता पकड़े तो आगे 2-3 विभिन्न रूट संभव हैं, लेकिन हमने हमेशा नोट किया है कि गाड़ी रिजर्व बैंक तक हमेशा मिंटो रोड वाले रास्ते से ही जाती है। खैर, आगे हमें विश्वस्त सूत्रों से पता लगा है कि 28 सितंबर को सुबह 10 बजे के करीब कम से कम 40 लाख रुपए यूनियन बैंक चांदनी चौक से रिजर्व बैंक पार्लियामेंट स्ट्रीट ले जाया जाने वाला है। हमें उस रोज रास्ते में ही बैंक की गाड़ी रोककर रुपया लूटना है। कहाँ? इसका फैसला अभी नहीं किया गया है। अभी हम कई रोज बैंक की गाड़ी की गतिविधि पर निगाह रखेंगे और तभी रूट में कोई उचित स्थान निर्धारित करेंगे। गाड़ियाँ 2 क्यों? एम्बेसडर केवल डकैती वाले दिन काम में लाई जाएगी ताकि वह कम से कम लोगों की निगाहों में आ सकें। डकैती का रिहर्सल और रूट की जांच पड़ताल का सारा काम हम जीप पर करेंगे। आप लोग यूं दिन दहाड़े खुले आम इतनी बड़ी डकैती में कामयाब हो जाएंगे? हमसे पूछने का स्थान पर अच्छा है कि इस बात का फैसला तुम खुद ही करो, अजीत बोला। जल्द ही हम लोग फिर रूट का चक्कर लगाएंगे और तुम्हें बैंक की गाड़ी के दर्शन कराएंगे। तुम्हें यह भी दिखने को मौका मिलेगा कि माल की सुरक्षा के लिए बैंक वाले क्या करते हैं। कब? जल्द ही। तब तक मैं क्या करूं? और कुछ भी करो, टांगा चलाना छोड़ दो। अपना हुलिया फौरन सुधारो। सुंदर नगर वाले फ्लैट की पक्की बात होते ही तुम उसमें रहना आरंभ कर दो। लेकिन उस दौर में तुम दिल्ली से ना बाहर खड़े हो उसके लिए हमें एक इंतज़ाम करना पड़ेगा। मेरा दिल डूबने लगा। मैं मन ही मन दिल्ली से सदा के लिए कूच कर जाने का ही इरादा कर रहा था। मेरा ख्याल था कि वे लोग 28 सितंबर तक 24 घंटे तो मेरी निगरानी कर नहीं पाएंगे। मैं पहला मौका हाथ में आते ही उन्हें डोज दे जाऊंगा। मेरी उत्कंठता पूर्ण निगाहें अजीत के चेहरे पर टिक गई। अजीत ने रेशमी को संकेत किया। रेशमी फिर कमरे से बाहर निकली। उसके लौटने तक कमरे में चुप्पी छाई रही। कुछ क्षण बाद वह अपने हाथ में एक सूरत से ही कीमती लगने वाला कैमरा लटकाए लौटी। अजीत के पर उसने कैमरा नासिर को सौंप दिया। नासिर ने मेरे सामने से और साइड से 3-4 क्लोजअप खींच लिए। पुलिस के पास तुम्हारी दाढ़ी मूछ विहीन सूरत का कोई रिकॉर्ड नहीं है, अजीत संतुष्टिपूर्ण ढंग से सिर हिलाता हुआ बोला। अगर तुमने हमें धोखा देकर भाग निकलने की कोशिश की तो मैं एक गुमनाम पत्र के साथ ये तस्वीर पुलिस को भेज दूंगा। फिर कम से कम हिंदुस्तान में तो तुम चैन की सांस नहीं ले पाओगे। अजीत सच कह रहा था। उस स्थिति में मेरा पकड़ा जाना बच्चों का खेल था। मेरा भागने का कोई इरादा नहीं है। मैं अपने स्वर के खोखलेपन को छुपाने का भरकस प्रयत्न करता हुआ बोला। फायदे का सौदा छोड़कर मैं कभी नहीं भागता, लेकिन अभी तक किसी ने मुझे यह नहीं बताया कि इस अभियान की सफलता के बाद मुझे क्या मिलेगा। वेरी गुड, अजीत बोला। अगर तुम यह सवाल ना करते तो मैं मान लेता कि तुम पेशेवर मुजरिम नहीं हो। यह मेरे सवाल का जवाब नहीं। लूट से हासिल रुपया 5 बराबर भागों में बांटा जाएगा। हम 4 जने हैं। नासिर खान को 2 भाग मिलेंगे और बाकी सबको 1-1। नासिर को 2 क्यों? क्योंकि इसने इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए दरकार रकम का इंतजाम किया है। उस रकम के बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए नासिर की इस शर्त को कबूल करने में हमें कोई हर्ज नहीं दिखाई देता कि उसे 2 हिस्से मिले। उसके बाद मैं सबसे बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाकर वहाँ से विदा हुआ। किसी ने ऐतराज़ नहीं किया। केवल जाति बार अजीत ने मुझे मेरा गांधी नगर का पता पूछा तो मैंने बड़ी शराफत से उसे बता दिया। उस रात बहुत देर तक मुझे नींद नहीं आई। मैं लगभग सारे रात इस उधेड़ बूंद में लगा रहा कि जो कुछ वे सोच रहे थे मुझे उसकी कामयाबी की कतई उम्मीद नहीं थी। वे नातजुर्बेकार नौजवान थे जो शायद अंग्रेजी के थ्रिलर उपन्यास पढ़कर इतना खतरनाक कदम उठाने का इरादा कर बैठे थे। उन्होंने
तो मरना ही था, साथ ही वे मुझे भी मरवाने वाले थे। मुझे कोई तरकीब नहीं सूझी। वह ढोल मेरे गले पड़ चुका था, जो कि फ़िलहाल तो मुझे बजाना ही पड़ना था। अपने मुक़द्दर को कोसते हुए और वाहे गुरु से रहम की प्रार्थना करते हुए पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। दिन के 9:30 बजे थे। मैं, अजीत, रश्मि और नासिर चांदनी चौक स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सामने सड़क के पार एक जीप में बैठे हुए थे। बैंक के मुख्य द्वार के सामने वह गाड़ी खड़ी थी जो बैंक द्वारा रुपए की आवाजाही के लिए प्रयुक्त होती थी। मैं अपना तांगे वाले लिबास त्याग चुका था और उस समय एक साफ सुथरी बूशर्ट और पतलून पहने हुए था। उस बेहुदे चश्मे को भी मैं तिलांजलि दे चुका था, जो मैं जब से तांगा चला रहा था इस्तेमाल कर रहा था। उसके स्थान पर अब मैं अपना वह सुनहरे रंग के जर्मन फ्रेम वाला चश्मा लगाए हुए था, जो उतने ही अरसे से मेरे सूटकेस में बंद था। मैंने एक नई सिगरेट सुलगा ली। रश्मि वगैरह से तेलीवाड़ी वाले मकान में पहली मुलाकात के अगले ही दिन मैंने घोड़ा तांगा उसके मालिक को लौटा दिया था और गांधीनगर वाले मकान से किनारा कर लिया था। अजीत मुझे सुंदर नगर के एक खूबसूरत फ्लैट में छोड़ गया था। उसने मुझे बताया था कि वे लोग विचार विमर्श के लिए तो वहाँ मिलते ही रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल वहाँ केवल मैं रहूँगा। उस फ्लैट के साथ मिले गैरेज में सफ़ेद रंग की नई नकोर एम्बेसडर बंद थी। सुंदर नगर नई दिल्ली के ध्यानढय वर्ग की ऐसी कॉलोनी थी जहाँ रहने वाले अपने आस पड़ोस की प्रति उदासीन रहना भी फैशन और स्टेटस सिंबल समझते थे। अड़ोस पड़ोस से अधिक वास्ता न रखना वहाँ स्तर और बड़प्पन की निशानी माना जाता था। इस लिहाज से मैं उस फ्लैट में स्वयं को अपेक्षाकृत सुरक्षित महसूस कर रहा था। उसी क्षण बैंक के भीतर से एक वर्दीधारी सिक्योरिटी गार्ड निकला और गाड़ी के पास आकर खड़ा हो गया। वह एक लगभग 45 साल का रूखे से चेहरे वाला आदमी था। उसके हाथ में एक 2 नाली बंदूक थी और कमर के साथ एक कारतूसों की पेटी बंधी हुई थी। इस सिक्योरिटी गार्ड का नाम बंसीराम है। जीप के स्टीयरिंग व्हील पर बैठा अजित बोला, गाड़ी के साथ बस यही एक सिक्योरिटी गार्ड जाता है। मुझे यह कोई खास मुस्तैद आदमी नहीं दिखाई देता। कोई कुछ नहीं बोला। सबकी निगाहें सड़क से पार बैंक की ओर उठी हुई थी। कुछ क्षण बाद 2 चपरासी एक लोहे का बक्सा उठाए हुए बैंक से बाहर निकले। ऐसे ही कैश बक्सों में रुपया बंद करके ले जाया जाता है, अजित बोला। चपरासी वह बक्सा गाड़ी में लाद कर वापस बैंक के भीतर चले गए। लगभग उल्टे पांव वे फिर एक बक्सा उठाए हुए वापस लौटे। वह बक्सा भी गाड़ी में लाद दिया गया। इस बार चपरासी वापस बैंक के भीतर नहीं गए। फिर बैंक से एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बाहर निकला। वह एक टेरिलीन का सूट पहने हुए था और एक मोटे शीशों का चश्मा लगाए हुए था। सूरत से ही वह कोई कैशियर या अकाउंटेंट लग रहा था। उसके पीछे पीछे एक अधेड़ उम्र का वर्दीधारी ड्राइवर बाहर निकला। यह बैंक का बड़ा पुराना ड्राइवर है, अजित बोला। शर्मा नाम है इसका। बैंक की यह रुपया ढोने वाली गाड़ी चलाता चलाता बूढ़ा हो गया। शर्मा ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। उसकी बगल में सूटधारी व्यक्ति और फिर सिरे पर बंदूक संभाले सिक्योरिटी गार्ड बंसीराम बैठ गया। दोनों चपरासी लोहे के बक्सों के साथ गाड़ी के पृष्ठभाग में सवार हो गया। उन्होंने भीतर घुसते ही पृष्ठभाग का दरवाज़ा बंद कर लिया। गाड़ी स्टार्ट हुई। अजित ने भी जीप स्टार्ट कर दी। मैंने सिगरेट फेंक दी और संभल कर बैठ गया। रश्मि मेरी बगल में बैठी थी। नासिर आगे अजित के साथ बैठा हुआ था। बैंक की गाड़ी सड़क पर आ गई और लाल किले की दिशा में बढ़ी। अजित ने बड़े इत्मीनान से अपने जीप उसके पीछे लगा दी। उसके और बैंक की गाड़ी के बीच में एक कार चल रही थी, जिसे वह जानबूझकर ओवरटेक नहीं कर रहा था। एकाएक मेरी निगाह रश्मि से मिली। वह बड़ी विचित्र निगाहों से मुझे देख रही थी। क्या देख रही हो? मैं नर्वस स्वर में बोला। रश्मि कुछ देर यूं ही मुझे देखती रही। फिर उसके होठों पर एक कुटिल मुस्कुराहट उभरी और वह दांतों से निचला होठ दबाकर बोली, सवेरे सवेरे नहा धोकर तो बड़े खूबसूरत लगते हो। मुझे कुछ मत कहो, मैं हड़बड़ाकर बोला। बहुत उस्ताद हो। तांगे वाले बनारसी लाल की तो तुम परछाई भी नहीं मालूम होते। तुम कहना क्या चाहती हो?
मैं यह कहना चाहती हूँ कि अगर कोई गहरा हाथ मारने के फेरे में हो तो हम लोगों को मत भूल जाना। हम भी तुम्हारे बहुत काम आ सकते हैं, जैसे तुम हमारे काम आ रहे हो। यह पीछे क्या खुसुर-फुसुर हो रही है? एकाएक अजित बोला। मैं तुम लोगों को चांदनी चौक की सैर कराने नहीं लाया। बैंक की गाड़ी की ओर ध्यान दो। विमल, मेरा ध्यान उधर ही है। मैं बोला। तुम लड़की को समझाओ। मैं चुप हूँ, रश्मि बोली। बैंक की गाड़ी लाल किले के सामने से मोड़ काटकर नेताजी सुभाष मार्ग पर घूम गई। फिर एडवर्ड पार्क, फिर दरियागंज, फिर दिल्ली गेट और वहां से दाएं घूमकर सीधे जवाहरलाल नेहरू मार्ग। दिल्ली गेट तक तो बैंक की गाड़ी रोक पाने का कोई सवाल ही नहीं है। मैं बोला। बिल्कुल ठीक बोला, अजित बोला। दरियागंज का यह टुकड़ा दिल्ली का सबसे ज़्यादा भीड़ वाला इलाका है। आगे मिंटो रोड के मोड़ तक भी यही हाल है, नासिर बोला। अजित बोला। लेकिन कम। ऐसी डे लाइट रॉबरी के लिए यह सारा इलाका ही अनुपयुक्त है, मैं बोला। देखते जाओ, अजित बोला। अभी सारा इलाका देखा कहाँ है तुमने? मैं चुप हो गया। बैंक की गाड़ी मिंटो रोड से मोड़ घूम गई। उस मोड़ के और मिंटो ब्रिज के नीचे टुकड़े पर मोटर ट्रैफिक काफ़ी कम था और पैदल चलने वाला तो कोई इक्का दुक्का ही था वहाँ। उस रास्ते की दूसरी विशेषता यह थी कि वहाँ बाई लेन बहुत थी। बैंक की गाड़ी कनॉट प्लेस का भीतरी दायरा घूमकर पार्लियामेंट स्ट्रीट में दाखिल हो गई। उसके बाद वह सीधी रिजर्व बैंक के कंपाउंड में ही जाकर रुकी। अजित रुपया उतारता देखने के लिए वहाँ नहीं रुका। वह जीप को सीधी आगे बढ़ाकर ले गया। पीटीआई बिल्डिंग के सामने उसने जीप रोक दी। बैंक की गाड़ी के ड्राइवर शर्मा की दो आदतें नोट करने वाली है, अजित बोला। एक तो वह गाड़ी को निर्धारित स्पीड लिमिट से ज़्यादा तेज कभी नहीं चलाता और दूसरे वह कभी किसी अन्य गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश नहीं करता। उसने चांदनी चौक से रिजर्व बैंक तक आने में 25 मिनट लगाए हैं, मैं बोला। वेरी गुड, अजित प्रशंसात्मक निगाहों से मेरी ओर देखता हुआ बोला। फिर तो तुमने यह भी नोट किया होगा कि उस समय में से 17 मिनट उसने मिंटो रोड के मोड़ तक पहुंचने में लगाए हैं और 8 मिनट में उसने रिजर्व बैंक तक का बाकी फासला तय किया है। ऐसा क्यों? पहली वजह तो यही है कि पहले फासले में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और दूसरी वजह यह है कि उस फासले में 4 ट्रैफिक सिग्नल आते हैं, जिनमें से 2 3-3 फेज के हैं। मगर पहले से ही बत्ती हरी ना हुई हो तो 3 फेज के सिग्नल पर मोटरिस्ट को अपेक्षाकृत ज़्यादा रुकना पड़ता है। बाकी रास्ते में भी 4 सिग्नल हैं, लेकिन वे बहुत जल्दी जल्दी रंग बदलते हैं और संयोगवश उन 4 सिग्नलों में से 3 पर हमें रुकना नहीं पड़ा था। फिर बाकी रास्ते में केवल मोटर ट्रैफिक ही है, जबकि चांदनी चौक से मिंटो रोड के मोड़ तक, विशेष रूप से दिल्ली गेट तक और विशेष रूप से लाल किले वाले चौराहे तक रिक्शा, तांगे, रेहड़ी, साइकिलें और पैदल चलने वाले लोग गाड़ी की रफ्तार से नहीं चलने देते। अजीत, नासिर खां और रश्मि की आपस में निगाहें मिली। दोनों मुझसे बेहद प्रभावित दिखाई देने लगे थे। मैंने पहले ही कहा था, सुरेंद्र सिंह बहुत करामाती चीज़ है, रश्मि बोली। मैंने आंखें तरेर कर उसकी ओर देखा। आई मीन विमल साहब, वह हड़बड़ाकर बोली। सॉरी, कहने की ज़रूरत नहीं, अजित बोला। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो मिंटो रोड पर ही कर सकते हैं। करेक्ट, नासिर खान पहली बार बोला। मिंटो रोड वापस चला जाए, रश्मि बोली। उत्तर में अजित ने पार्लियामेंट हाउस के आयरन गेट के सामने से जीप घुमाई और उसे वापस उसी रास्ते पर भगा दिया जिधर से वे आए थे। आज बैंक की गाड़ी में केवल 2 बक्से लादे गए थे। रास्ते में मैं बोला, जाहिर है कि आज थोड़ा रुपया ले जाया गया है। अगर तुम्हारी सूचना ठीक है कि 28 सितंबर को 40 लाख रुपए ले जाया जाने वाला है, तो उस रोज़ ये बक्से भी कई होंगे। लेकिन अगर छोटे नोट ज़्यादा हुए तो बक्से ज़्यादा भी हो सकते हैं और रुपया भी 40 लाख से ज़्यादा हो सकता है, नासिर खां बोला। फिर तो संभव है उस दिन हिफाजत के लिए सिर्फ बंसीराम ही अकेला सिक्योरिटी गार्ड ना हो। संभव है उस रोज सिक्योरिटी गार्ड 2 हो या 3 हो। नहीं, अजित विश्वासपूर्ण ढंग से सिर हिलाता हुआ बोला। सिक्योरिटी गार्ड उस रोज भी केवल बंसीराम ही होगा। मैंने इस बैंक की बहुत बड़ी बड़ी रकमें रिजर्व बैंक तक ढोई जाती देखी है,
लेकिन आज तक गाड़ी में बंसी राम के अलावा कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं देखा। क्या ड्राइवर भी सशस्त्र होता है? यह चेक करने का तो हमें ख्याल नहीं आया, अजित खेदपूर्ण स्वर से बोला। लेकिन हम पता लगा लेंगे, यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं चुप हो गया। मैं उन लोगों की योजना और तैयारी से कतई आश्वस्त नहीं था। अजित ने जीप को तिकोना पार्क की बगल में मिंटो रोड की शिवाजी की विशाल प्रतिमा से अलग करने वाली दीवार के साथ लगाकर खड़ी कर दिया। उसके बाद कितनी ही देर हम चारों मिंटो रोड और उसके आसपास के इलाके के चक्कर काटते रहे। अजित और नासिर खान ने थॉमसन रोड और टैगोर रोड की ओर विशेष ध्यान दिया। अजित अपने साथ इस इलाके का एक विस्तृत नक्शा लाया था, जिस पर वह थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ नोट करता जा रहा था। अंत में हम लोग वापस जीप की ओर लौट चले। जीप पर हम टेलीवाड़े वाले मकान पर पहुंचे। वहां कितनी ही देर अजित के चिन्हित नक्शे के संदर्भ में योजना पर विचार विमर्श होता रहा। मैंने एक गहरी सांस ली। उन लोगों की अपने इरादों से बाज आने की कतई नीयत नहीं दिखाई देती थी। शाम को मैं एक स्कूटर में सुंदर नगर वाले फ्लैट में लौट गया। मेरे पीछे पीछे ही मकान मालकिन का नौकर मेरे पास पहुंचा। बीबी जी ने किराए की रसीद भेजी है साहब, वह बोला, और उसने एक दोहरा किया हुआ कागज थमा दिया। वह जाने के लिए मुड़ा। मैंने उसे हाथ के इशारे से रुकने के लिए कहा। वह चौखट के पास ठिठक गया। मैंने कागज खोला। वह किराए की 1500 रुपये की रसीद थी। किराएदार की जगह विमल कुमार खन्ना लिखा हुआ था। मैं तुम्हारी मालकिन से 1 मिनट बात करना चाहता हूँ, मैं नौकर से बोला। वे यहीं आएंगे या मैं उनके पास चलूँ? आप चलिए, नौकर बोला। मैं नौकर के साथ मकान मालकिन के पास पहुंचा। आप मुझे जानती हैं? मैंने सीधा प्रश्न किया। आप खन्ना साहब होंगे? वह सहज स्वर में बोली। होंगे? जी हाँ, किराए की बात करने तो आपकी कोई ऑटोमोबाइल कंपनी का मैनेजर आया था, लेकिन वह हमें तभी बताया गया था कि रहना आपने है। मेरी ऑटोमोबाइल कंपनी का मैनेजर आया था? जी हाँ, वही किराया एडवांस देकर गया था। आपको मालूम ही होगा। जी हाँ, मालूम है। यह रसीद? मैंने उसे किराए की रसीद दिखाई। उसी ने आपके मेरे नाम से काटने के लिए कहा था? जी हाँ। आई सी। कोई गड़बड़ है क्या खन्ना साहब? जी नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। नमस्ते। मैं वापस लौट आया। उस रसीद ने मुझे तनिक विचलित कर दिया था। अगले दिन मैंने रसीद की बात अजित से की। भाई, किसी के नाम तो रसीद कटनी ही थी। उसका जवाब बड़ा सहज और सरल था। तुम्हें मैंने पहले कहा था कि अधिकतर तुम्ही ने वहाँ रहना है, सो मैंने रसीद तुम्हारे नाम कटवा दी। ऑटोमोबाइल कंपनी वाली बात केवल तुम्हारा रौब गांठने के लिए ही किया गया था। और फिर विमल कुमार खन्ना कौन सा तुम्हारा असली नाम है? मुझे आश्वस्त हो जाना चाहिए था। मैं आश्वस्त नहीं हुआ। मेरे मस्तिष्क के किसी कोने में संदेह का बीज पनप रहा था।